स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अर्थात इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं। और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही एप्लीकेशन पे आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। आपको यहाँ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर हमारे पास इकोनॉमिक्स के नोट्स तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मैं अपनी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो ये बात समझ पाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप गलत कहाँ कर रहे हैं। उन गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस यहाँ पे आपको कराई जाती है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए और YouTube पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर जो बात करें कोर्स की वैलिडिटी की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको दोबारा कभी भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी में आपको बैच मिल जाएगा। बिहार में टीआरई 4.0 5.0 के लिए बिहार सेट और बिट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, झारखंड में जेट के लिए भी बैच आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे DSSS भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, MBS, KBS और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार की अगर जो आपको इंक्वायरी है तो ये सामने ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर, इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। ठीक है, चलिए। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर जो आपने जीडीपी के बारे में पढ़ा होगा, अर्थात अगर जो आपने सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ा होगा, तो ये बच्चों वाला प्रश्न है। जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो वहां पे अंतिम वस्तुओं को तो ही लिया जाता है ना। और जीडीपी क्या होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, अब वित्तीय वर्ष भारत का क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जो अंतिम रूप से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, उन्हीं वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो इजी सी बात है, जीडीपी क्या होता है अर्थात सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित
सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले क्रियाकलापों को कहा जाता है। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा कॉमन सेंस लगेगा आपका यहाँ पे। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए। फरीन फातिमा जी, रिंकू जी, ममता जी, ललिता जी, नैना यादव जी, ठीक है, पारस दास जी, सभी लोगों से निवेदन है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ बी भी बोल रहे हैं। तो देखिए, इजी सी बात है, जहां पे भी बात होगी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मौद्रिक मूल्यों को ही तो लेते हैं ना, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही तो लेते हैं ना। और मौद्रिक मूल्य की अगर जो बात होगी तो इसका मतलब कि यहाँ पे मुद्रा की बात होगी। किसकी बात होगी? मुद्रा की बात होगी। और मुद्रा से अगर जो कोई क्रिया घटित हो रही है तो उसे आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। जैसे आप याद करिए, हम आपको बताते हैं कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, और आर्थिक क्रियाएं ऐसी गतिविधि होती हैं जिसमें मुद्रा शामिल होती है। और मुद्रा का मतलब जैसे नोट हो गया और सिक्के हो गए। सो इजी सी बात है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अभिकथन, इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है। चलिए बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो भारत में ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से कहीं अधिक है। क्या ये बात सही है? सही है, बताइए। तो देखिए, इजी सी बात समझिए कि भारत में ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से अधिक है। बिल्कुल बात सही है भैया। अभी भी आप देखेंगे तो भारत एक गांव का देश है। भारत क्या है? एक गांव का देश है। और यहाँ पे अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पीपुल गांव में ही बिलोंग करते हैं। तो जब गांव में बिलोंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत में ग्रामीण श्रम बल, चूंकि ग्रामीण एरिया में निरक्षरता भी ज्यादा होती है, तो ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल से अधिक होगा, क्योंकि ग्रामीण एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर, ये पहली वाली बात तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आगे, कुछ लोग जो बीमारी, जख्म आदि के कारण अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें श्रमिक नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? अगर जो आप किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, आप किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, और अगर जो आप छुट्टी ले लेते हैं कि हमको चोट लग गई है या हमको बुखार हो गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको श्रमिक नहीं कहा जाएगा। आप तो छुट्टी पे है ना, तो आपको तो श्रमिक कहा जाएगा। सो केवल और केवल इसका जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं लोग, कि केवल और केवल ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाओं को छांटिए, इसमें से कौन सी आर्थिक क्रिया है? चलिए भाई, ठीक है। अब ध्यान से, अगर कॉपी पेन नहीं लिए हैं पास में, तो कॉपी पेन पास में लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जब पेपर में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट प्रश्न को गलत करते हैं, है ना। लेकिन मैं एक बार बता दूंगा तो जिंदगी में कभी दोबारा आपका ये गलत नहीं होने वाला है। तो सामान्यता आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत, उद्योगों के अंतर्गत, हाँ, 8 वर्ग आते हैं। 8 वर्ग आते हैं, और वो 8 कौन कौन से होते हैं? कृषि, खनन, विनिर्माण, पहला कृषि, दूसरा खनन, तीसरा विनिर्माण, ठीक है, तीसरा विनिर्माण, चौथा विद्युत, पांचवा क्या होगा इसमें? पांचवा होगा जल आपूर्ति। पांचवा क्या होगा? गैस या जल आपूर्ति। 5 होगा गैस या जल आपूर्ति। छठा होगा निर्माण कार्य, सातवां होगा वाणिज्य, वाणिज्य से संबंधित जो भी कार्य आते हैं। और इसमें 8वां होगा परिवहन और भंडार, परिवहन व
भंडार। ठीक है, तो ये 8 क्षेत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं को 8 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है कृषि, दूसरा खनन, तीसरा विनिर्माण, चौथा विद्युत, विद्युत और गैस, पांचवा पांचवा नहीं छठा, पहला कृषि, दूसरा खनन, तीसरा विनिर्माण, चौथा विद्युत, पांचवा गैस, छठा निर्माण कार्य, सातवां वाणिज्य और आठवां परिवहन व भंडार। तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से ये 8 क्षेत्र आते हैं, इनको थोड़ा दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब आप बताइए इसमें से क्या उत्तर होगा। तो कृषि तो है, बिल्कुल ठीक है, कृषि यहाँ पे है, देखिए कृषि यहाँ पे है, और विनिर्माण भी है, विनिर्माण भी है। तो कृषि और विनिर्माण यही दो दिख रहा है, स्वैच्छिक श्रमदान की बात हो नहीं रही है, बेगारी की बात हो नहीं रही है। तो पहला और तीसरा अर्थात ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की घटना क्या कहलाती है। क्या बोल रहे हैं? तो देखिए ये कहा जा रहा है कि रोजगार सृजन के ही बिना, मतलब रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। रोजगार आपका क्या है, रोजगार आपके देश में स्थिर है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की घटना क्या कहलाएगी। तो इसे कहेंगे रोजगारहीन समृद्धि। तो अगर अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि रोजगार का स्तर नहीं बढ़ रहा है, अर्थात लोगों को कार्य नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार की समृद्धि को रोजगारहीन समृद्धि बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये बच्चों वाली बात है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, पहली बात ये पूछा जा रहा है। और दूसरी बात कहा जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मौसमी बेरोजगारी व्याप्त है। उपरोक्त में से आपको सही विकल्प को चुनना है। क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए थोड़ा ठहर जाइए, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नहीं भैया, ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो आप देखेंगे तो अभी भी निरक्षरता बहुत ज्यादा है। तो निरक्षरता ज्यादा है तो शिक्षित बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में कैसे पाई जाएगी? जब यहाँ पे लोग निरक्षर हैं, बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, वो साक्षर है ये नहीं है, तो शिक्षित बेरोजगारी कैसे पाई जाती है? नहीं पाई जाएगी ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी नहीं बल्कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जिसके अंतर्गत कुछ मौसमों में श्रमिकों को रोजगार मिलता है, कुछ मौसम में श्रमिक बेरोजगार होते हैं। तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा सही विकल्प है इसमें। और दूसरा है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। नहीं भैया, नगरों में व्यापार होता है, और व्यापार जो होता है उससे मौसम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है, ठीक है ना। तो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षित होते हैं। तो शिक्षित होते हैं तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या दिया है, एक दूसरे का उल्टा दिया है। तो ना ही ए होगा और ना ही बी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि नरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। बताइए। महात्मा गांधी प्रारंभ हुआ था तो, हाँ ठीक है, बताइए पहले। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सी बोल रहे हैं। तो देखिए अगर जो हम लोग बात करें कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी ये 2005 में तो हुई थी, देयर इज नो डाउट, ये तो बात 100% ठीक है। लेकिन अकुशल श्रमिकों को इसमें 120 दिन नहीं बल्कि 100 दिनों का पक्का रोजगार दिया गया। 100 दिनों का
पक्का रोजगार, पक्का रोजगार। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, केवल और केवल ए होगा। इतने सारे लोग डी क्यों बोल रहे हो भाई? जितने लोग भी डी बोल रहे हो ना, आप बस हवा में तीर मार रहे हैं। अगर जो आपको ये नहीं पता है कि मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है, तो यार थोड़ा थियरी पढ़िए, थियरी पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, आप थियरी नहीं पढ़ेंगे यार तो चीजें कैसे कवर हो पाएंगे। बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं, डी क्यों बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ये कई बार पूछा गया आप लोगों के पेपर में, थोड़ा आराम से करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर कई बार पूछा गया। क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? सही सूत्र क्या है? अगर जो आपको देखना है अपनी अर्थव्यवस्था में कि आपकी अर्थव्यवस्था की जो जनसंख्या है उसमें श्रमिकों की का अनुपात क्या है। श्रमिक मतलब क्या? ऐसे लोग जो जो 15 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में आते हैं और ये सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं, है ना। बाकी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कल कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, ये गैर कानूनी है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, ए वाले जितने भी है सब गलत बोल रहे हैं। अगर जो आपको श्रमिक जनसंख्या अनुपात निकालना है तो उस देश में आप देखेंगे कितने श्रमिक हैं, कितने श्रमिकों की संख्या है और उस देश की कुल जनसंख्या क्या है, इनटू क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने लोग भी ए बोल रहे हो, आप क्यों, ये संगठित कर्मचारी का मतलब क्या होगा भाई? ये वाले जितने भी हैं ये संगठित कर्मचारी का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा धैर्य बना करके प्रश्न को पूरा पढ़िए, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं। लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत दिमाग को फोकस करने पे ही वो बेहतर तरीके से कार्य करता है। तो थोड़ा दिमाग को एकदम फोकस रखिए, प्रश्न को पढ़िए। मैं आपको इसीलिए 15-20 सेकेंड का समय भी देता हूँ कि आप एक बार खुद से प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित में से श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो एक देश में जो कुल श्रमिकों की संख्या है अपान उस देश की कुल जनसंख्या, ठीक है, इंटू 100। अगला प्रश्न है कि आधारिक संरचना की 2 श्रेणियां होती हैं। अब देखिए इसके लिए अगर जो आप थियरी नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे, इजिली नहीं कर पाएंगे। और अगर जो एक बार इस प्रश्न को पढ़ लिए तो निश्चित तौर पे थियरी को एक बार पढ़ लिए तो ये प्रश्न जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। बताइए क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, ठीक है, परिवहन संचार, ऊर्जा परिवहन और संचार, ये जो है ये आर्थिक श्रेणी में आता है। ठीक है, ऊर्जा परिवहन और संचार ये किस में आएगा? ये आर्थिक श्रेणी में आएगा, आर्थिक श्रेणी में आएगा। और वहीं दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधा, सामाजिक सुविधा ये किस में आएगा भाई? ये किस में आएगा? ये सामाजिक कारक में आएगा, सामाजिक कारक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं आप? सी बोल रहे हैं। ए और बी दोनों बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि देखिए सर ए और बी दोनों ठीक है, क्योंकि आधारिक संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सामाजिक, मतलब सामाजिक जहाँ पे होगा उसका मुद्रा से कोई संबंध नहीं होगा, और दूसरा होगा आर्थिक, आर्थिक जहाँ पे मुद्रा से संबंध होगा। ठीक है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सामाजिक आधिकारिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर
सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है, आपको बताना है, बताइए। कौन सा कथन इसमें से सत्य है, आपको बताना है, बताइए। और लाइक शेयर करते रहा करिए क्लास को, है ना। क्या उत्तर आ रहा है, की बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं कि आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ साथ होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। आधारिक संरचना जैसे अगर जो आपके देश में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है, आपके देश में स्वास्थ्य का बेहतर अच्छा हो रहा है, अगर जो आपके देश में परिवहन का बेहतर अच्छा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जब अच्छी होगी तो एक आम उत्पादक भी उत्पादन करना चाहेगा। अब बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता होगा, सर परिवहन होने से उत्पादकता में कैसे वृद्धि होगी? तो जैसे सपोज करिए कि आप किसी ऐसे गांव में हैं जिसकी कनेक्टिविटी शहर से बहुत गड़बड़ है, मतलब जो रास्ता है वो इतना उखड़ खाबड़ है कि अब आप अपने गांव में फूल की खेती करें और इस फूल को अगर जो आप शहर में बेचने जाएं तो आपका पूरा का पूरा फूल खराब हो जाएगा केवल उस फूल को शहर ले जाते वक्त, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो आपके गांव और शहर की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है तो आप आसानी से बढ़िया से अपना फूल एक गाड़ी में रखेंगे और ले जाकर के आराम से बेच देंगे, उसमें कोई टूट फूट नहीं आएगी, क्षति नहीं पहुंचेगी। लेकिन सड़क अच्छा नहीं होगा तो क्षति पहुंचेगी। तो जब ये जाहिर सी बात है कि सुदृढ़ होंगे तो देश में उत्पादन बढ़ेगा, और जब देश में उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। देश क्या होगा? आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। पहली बात हो गई। आगे बढ़िए कि किसी देश की आय में वृद्धि के साथ साथ आधिकारिक संरचना के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल भैया, अगर जो हमारे देश की आय में वृद्धि होगी तो लोग अच्छी शिक्षा लेंगे, लोग अच्छा स्वास्थ्य लेंगे, लोग अच्छा परिवहन लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोतों में शामिल नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोतों में शामिल नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर चलिए बताइए पहले आप। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ठीक है, डी सभी लोग बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए भैया, फिर वही बात होगी, अगर जो इकोनॉमिक्स की थियरी को पकड़ लिए तो बहुत आसानी से कर लेंगे। व्यवसायिक स्रोत का मतलब क्या होता है? व्यवसायिक स्रोत का मतलब होता है जहाँ पे क्रय विक्रय हो, अर्थात जहाँ पे मुद्रा से क्रय विक्रय हो, ठीक है, मुद्रा का प्रयोग करके वस्तुओं का क्रय विक्रय हो। तो ईंधन के लिए जब आप लकड़ी खरीदेंगे तो उसके लिए तो पैसा आप देंगे ही देंगे, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा देंगे ही देंगे, बिजली के लिए आपको बिल देना ही देना है। लेकिन जब ठंडी आती है तो आप क्या करते हैं कि लकड़ी देखते हैं कि कहीं से बढ़िया लकड़ी मिल जाए, जला करके बढ़िया बैठा जाए। तो जलाऊ लकड़ी जो होता है वो फ्री में मिल जाता है वो फ्री में मिल जाता है, उसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं होता है। और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो जलाऊ लकड़ी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था? बताइए भाई। 2011 की जनगणना पूछ रहा है आपसे। इस बार ऐसा पढ़ो कि अगला जनगणना याद करने की जरूरत ना पड़े, है ना। अगली साल हो सकता है कि जनगणना हो जाए। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बी काफी विविधता आ रही है, काफी विविधता आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है?
यहाँ पे पूछा जा रहा है शिशु लिंगानुपात। तो जब शिशु लिंगानुपात की बात होगी तो शिशु लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 919 है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 2001 की जनगणना हुई थी, 2001 की जो जनगणना हुई थी ना, 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें शिशु लिंगानुपात 927 था, 927 था। लेकिन 2011 में इसमें क्या आ गई, गिरावट आ गई, ये 919 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से इसे क्या कहा जा सकता है। देखिए कितना बच्चों वाला प्रश्न आ गया, बच्चों वाला प्रश्न आ गया। आराम से सभी लोग करिए इस प्रश्न को। हाँ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी या जिसे अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं या जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये ऐसी बेरोजगारी होती है जहां पे कुछ श्रमिक के कार्य में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता में कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन। रोहन के पास 5 एकड़ की भूमि है और 5 एकड़ की भूमि पे वो मान लीजिए कि 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है, 15 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है रोहन। लेकिन अब क्या होता है, ये रोहन की शादी हो गई और रोहन के 2 बच्चे हो गए। रोहन ने अपने बच्चों का नाम रख दिया, एक का नाम रख दिया मोहन और दूसरे का नाम रख दिया सोहन। एक का नाम रोहन और दूसरे का नाम सोहन। अब रोहन और सोहन को नौकरी मिलती नहीं है तो अब रोहन और सोहन को लगता है कि चलिए हम भी क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो अब मोहन, सोहन और रोहन ये तीनों लोग मिल करके भी 5 एकड़ मैंने शायद बोला था, तो 5 एकड़ अगर भूमि पे उत्पादन करेंगे ये तीनों लोग मिल करके तो भी 15 क्विंटल के आसपास ही ये गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि 5 एकड़ की भूमि पे आप 500 लोग को लगा देंगे तो आप 50,000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मोहन और सोहन को लग तो रहा है कि वो कार्य में लगे हैं, लेकिन मोहन और सोहन का कार्य में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है और इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके आपको सत्य कथन बताना है। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना तो ये वाली बात जरूर देखिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बी। काफी विविधता आ रही है भाई, काफी विविधता आ रही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, चलिए थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न को। और इस प्रश्न को ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूं इसमें आपको मैं एक अवसर भी दे रहा हूं कि आप अपने खुद के विवेक का प्रयोग करिए, क्योंकि आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जहां पे आपको खुद के विवेक की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्या उत्तर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई और है, कोई नहीं है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं आपकी क्या बात ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो बेरोजगारी के संदर्भ में अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है। बात बिल्कुल सही है भाई, व्यवसायिक मंदी भी तो आ सकती है ना। और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे बिहार जैसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, यहाँ पे उद्योग कम है, इसीलिए यहाँ की जो लेबर क्लास है
वो दूसरे देश में जाता है या दूसरे प्रदेश में जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो उत्तर प्रदेश में या बिहार में हम उद्योगों की स्थापना कर देंगे तो हमारे जो श्रमिक हैं उनको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, 1 और 2 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा सा आराम से करिएगा, इसे एडजस्ट करना होगा। 1 सेकेंड। ये जितने भी प्रश्न मैं आज करा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, गरीबी निर्धनता के आंकड़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बेसिकली आपको बताना है। बताइए भाई कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी गलती हो रही है, बहुत सारे लोग गलत, थोड़ा आराम से करो यार, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, सब गलत है। ये पूछ रहा है कि निर्धनता के आंकड़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखिए अगर जो हम लोग बात करें 1990 के दशक की, तो 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य असुरक्षित समूह वर्ग, अब मैं कल आपको बताया था कि सुरक्षित समूह वर्ग क्या होता है, उसमें कौन कौन आता है, और असुरक्षित समूह वर्ग क्या होता है, उसमें कौन कौन आता है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो 1990 में या 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़ करके अन्य 3 जो समूह थे, जैसे कि अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी मजदूर, तो इनकी निर्धनता में क्या आ गई, कमी आ गई। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1991 में क्या आ जाता है, नई औद्योगिक नीति आ जाती है, और जब इसके बाद जब नई औद्योगिक नीति आ जाती है तो बहुत सारे लोगों को कार्य मिल जाता है, और जब बहुत सारे लोगों को कार्य मिल जाता है तो इनकी रोजगार में बेहतरी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोगों का उत्तर ठीक है, क्योंकि इसमें जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो ग्रामीण कृषक थे, मतलब जो श्रमिक थे, और जो शहरी मजदूर थे, उनको उनके रोजगार में वृद्धि देखने को मिला है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, थोड़ा आराम से करिएगा, ये प्रश्न आराम से आपसे हो जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो। और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं, बाद में रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाता है। कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और जब भी आप एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज करिएगा उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करिएगा, ताकि आपको बैच में इनरोल करा दिया जाए। क्या उत्तर आ रहा है भाई इस प्रश्न की, अगर जो बात करें तो बहुत सारी विविधता आ रही है। चलिए देखते हैं, डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए देखते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धनता लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो हम मुंबई की बात करें, हम लोग बेंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, एक तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, नोएडा की बात करें, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी आय बहुत ज़्यादा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें,
जो राज्य जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उन लोगों की आय बहुत कम है कि नहीं है? तो ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। उसके बाद निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है, परंतु किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होती है। ये तो गलत हो गया ना, राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होती, इसका क्या मतलब हो गया भाई? जब पूरे राष्ट्र के संदर्भ में बात किया जाएगा तब तो वो तो ज्यादा ही होगा ना, ये गलत हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। ये बात आप खुद मुझे बताइए कमेंट करके। ये बात मैं आप लोगों को 50 बार बताया हूँ। ये वाली जो लाइन है ये हम लोग के सेशन में पहली बार आ रहा है, लेकिन ये 50 बार मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए आप जरूर हमारी क्लास को, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव क्लास है इसे तो पूरा आप जरूर देखिए और एप्लीकेशन पे भी अच्छे से जरूर मुझे फॉलो करिए, क्योंकि मैं अगर जो कोई भी शब्द बोल रहा हूँ ना तो उसका कोई कारण होगा तभी बोल रहा हूँ, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा तो भी बोल रहा हूँ। बाकी मैं इधर उधर की बात करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। और कई लोग ऐसे हैं जब देखते हैं कि सेशन कठिन है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं, और जब सेशन कठिन है छोड़ के भाग जाएंगे तो पेपर में ये प्रश्न आया है, कई कई बार आया है, तो जब पेपर में आ जाएगा तो पेपर भी छोड़ के भाग जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर जहाँ से चले थे वहीं पे पहुंच गए, बेरोजगारी के कुचक्र में फंस गए है ना? तो पढ़िए तो पूरा पढ़िए, मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि जिंदगी में आधी अधूरी एफर्ट आपको सफलता नहीं दिला पाएगी, क्योंकि बहुत सारे धुरंधर लड़ रहे हैं इसके लिए, नौकरी के लिए। क्या उत्तर आ रहा है? कि निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके आप बताइए। चलिए देखते हैं कि अनिर्धनों, ये देखिए जितने भी सी कर रहे हैं ना, ये नहीं पढ़ रहे, मेरे शब्दों का कोई असर थोड़ी है आप लोगों के ऊपर। मैं कितनी बार कहता हूं लेकिन फिर भी गलत कर रहे हैं, कितनी बार बोलता हूं। ऑफलाइन क्लास रहता ना तो मैं सही कर देता, लेकिन क्या करूं, चलो ठीक है, अब फिर दोबारा नहीं गलत करना। देखिए, निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति निर्धन सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ये तो बात 100% ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो ये बात तो असत्य हो गया ना, ये बात तो आपकी असत्य ही है। ठीक है, आगे देखिए कि अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धन का कारण और परिणाम भी है। बात ये भी ठीक है कि जो अगर जो आप बहुत ज्यादा ऋण ले लेंगे तो आपकी बचत होगी ही नहीं, जब बचत होगी ही नहीं तो आपकी आय कम रहेगी, आय कम रहेगी तो निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आपकी आय कम ही रहेगी तो आप गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, निर्धनता के संबंध में क्या बोल रहे हैं, उत्तर चेंज करना शुरू कर दिए। क्या बोल रहे हैं भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सर जी ना ही ए सही है और ना ही बी सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत की निर्धनता रोधी रणनीति निम्नलिखित में से किन कारकों पर प्रमुख रूप से निर्भर करेगी? क्या उत्तर आ रहा है बताइए? क्या उत्तर आ रहा है कि भारत की निर्धनता रोधी रणनीति निम्नलिखित में से किन कारकों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है? भारत में निर्धनता रोधी रणनीति, ठंडे दिमाग से सुन लीजिए, ठंडे दिमाग से समझ लीजिए। भारत में निर्धनता रोधी रणनीति मतलब निर्धनता का उन्मूलन करना है, निर्धनता को हटाना है। अर्थात हम गरीबी को कैसे हटा सकते हैं?
अपने देश से गरीबी को हम कैसे हटा सकते हैं? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने कहा था ना, गरीबी हटा दो। ठीक है, तो गरीबी को हम कैसे हटा सकते हैं भाई? तो क्या बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देके, बिल्कुल ठीक है। जब आपके देश में आर्थिक समृद्धि आएगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है। मांग में वृद्धि हो रही है तो पूर्ति अर्थात उत्पादन में भी वृद्धि होगा। पूर्ति में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कि उत्पादकता में वृद्धि हो ही रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो बहुत सारे लोग को रोजगार मिलेगा। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी में कमी आने लगेगी। बेरोजगारी में क्या आ जाने लगेगी? कमी आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं कि लक्षित निर्धनता रोधी कार्यक्रम चलाया जा सकता है। जैसे देखिए सरकार ने कई प्रकार के कार्यक्रम भी सरकार ने अलग अलग समय पे चलाया है, बात बिल्कुल ठीक है। और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करके, मतलब अर्थव्यवस्था को आप डिजिटल कर दीजिए। भाई डी वालों थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर जो हम केवल डिजिटल कर दें और आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, तो कैसे गरीबी हट जाएगी? बहुत सारे लोग तो हैं जो क्या करते हैं कि प्रोपोगेंडा को व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जो मैनिपुलेटेड है, जिसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ये बिल्कुल 100% सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल करके बेरोजगारी को, हाँ कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसको खत्म ही किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जो देश डिजिटल हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनके पास बेरोजगारी नहीं है, उनके पास भी तो बेरोजगारी है। भारत भी तो मेक इन इंडिया है, भारत में भी तो डिजिटलीकरण का मोदी जी आए तो भारत को डिजिटल बनाए, लेकिन उससे कितना गरीबी दूर हुआ। सो ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला थोड़ा आराम से करिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। चलिए भाई विचार करके बताइए क्या उत्तर है। देखिए डिजिटलीकरण जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता को दूर कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए बताइए। गुंजा मौर्य जी, भवानी शंकर जी, मंजुला जी, अक्षय जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सुनीता जी, शत्रुघ्न जी, एके जी, हरीश जी, पूजा मिश्रा जी, दीपिका यादव जी, अरुंधति देवी जी, नैना यादव जी, नौशाद अली जी, नरोत्तम लोधी जी, सुनीता गुप्ता जी, श्रेयस सर्वेश कुमार जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। अच्छा देखते हैं। चलिए, नरेगा अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया था, देयर इज नो डाउट। इसका उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार देना है, ताकि लोग अपनी आजीविका को चला सकें। आपने देखा होगा, आप अगर जो गांव से बिलोंग करते होंगे तो ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। आपने देखा होगा कि नरेगा के अंतर्गत महिलाएं भी जो हैं वो काम करती हैं। उसके बाद इस योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 675 जिले में किया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर 1 2 3 4 सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, कोई कह रहा है सर जी मेरा नाम ले लीजिए। क्या नाम है भाई? श्रेया गुप्ता जी। चलिए, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप नौकरी ले लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता उन्मूलन के मुख्य कारण हो सकते हैं? निर्धनता को कैसे हटाया जा सकता है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर, फिर वही बात होगी कि निर्धन, अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए। ऐसे प्रश्न बहुत पेपर में आपके पूछे जाते हैं, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को ये लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
लेकिन थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके पेपर को दीजिएगा और आराम से पढ़िएगा। अगर जो आपको निर्धनता को हटाना है तो उच्च आर्थिक समृद्धि लानी पड़ेगी, क्योंकि जब समृद्धि आती है तो इसका मतलब कि उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि देश में रोजगार का स्तर बढ़ रहा है, और जब रोजगार का स्तर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी में कमी आ जाएगी, मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, देयर इज नो डाउट। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पे हमें जोर देना चाहिए, क्या ये बात सही है? तो हाँ सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब निःशुल्क शिक्षा हम देंगे तो इससे क्या होगा कि मानव में विकास होगा, मानव का विकास होगा, मानव का विकास होगा, या मानवीय पूंजी का विकास होगा, मानवीय पूंजी का विकास होगा। और जब मानवीय पूंजी का विकास होगा तो इससे उत्पादकता में वृद्धि आएगी, और उत्पादकता में वृद्धि आएगी तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी में कमी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, कृषि ऋण माफी की योजना। नहीं भैया, कृषि ऋण माफी की योजना कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगा भाई? कृषि में जो ऋण होता है उसको माफ करके रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, निर्धनता को कैसे उन्मूलन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि में कमी करके, बात बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में कमी करके, जब जनसंख्या वृद्धि में हम कमी करेंगे तो उससे क्या होगा, आश्रितता कम होगी, और जब आश्रितता कम होगी तो मानव पूंजी का विकास होगा, बात ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सशक्तिकरण दे करके, अर्थात जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको आप आर्थिक सहायता दीजिए ताकि वो भी उत्पादन के लिए प्रेरित हो पाए। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन हिंदी नहीं सही है। निर्धनता उन्मूलन का मतलब होता है कि गरीबी हटाओ, गरीबी को हटा के फेंक दो। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? हाँ, अगला है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने उपभोग को निर्धनता रेखा माना गया है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, ये कैलोरी के आधार पे हम निर्धनता का आकलन करते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो आपको कितना लेना जरूरी होगा? 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी जो आप उपभोग कर रहे हैं उससे आपको 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए, तो आपको कहा जाएगा कि आप गरीब नहीं हैं। वहीं अगर जो आप शहर में रह रहे हैं तो आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए, जो उपभोग कर रहे हैं उससे 2100 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र मतलब 2400 कैलोरी। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, अगला अब देखिए, कोई बिना बात का यहाँ पे फंस गया है, कह रहा है कि सर जी कृषि ऋण माफ करके भी तो बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। इस तरीके से बेरोजगारी को अगर जो खत्म करना होता है तो सरकार क्या करती? आरबीआई से कहती कि मुद्रा छापो और जितने भी गरीब है सबको दे दो 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख, है ना। देखिए, एक सीधी सीधी बात है, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, इस बात को आप समझिए। अगर जो फ्री में किसी को भी कुछ मिलता है ना तो उसकी उसको कद्र होती नहीं है। जैसे सरकार ऐसा थोड़ी है कि लोगों को पैसा नहीं देती है, बहुत सारे किसानों का ऋण भी माफ होता है, लेकिन फिर भी किसान क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? किसानों का ऋण माफ होने के बावजूद भी श्रमिक क्या करते हैं, सॉरी, किसान क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। तो ऋण जो होता है वो ऋण होता है, ऋण इनकम नहीं होता है, ऋण जो होता है वो आय नहीं होता है। अगला प्रश्न, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? आय की प्राप्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्या उत्तर आ गया? क्या उत्तर आ रहा है? आय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
अभी वही शब्द बोला हूं जहां पे प्रश्न है। ये आय की प्राप्ति पूंजीधारी ऋण के रूप में करता है, ये गलत हो जाएगा। हम आपसे ये कहें कि आप हर महीने किसी से उधार लिया करिए। जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, रतन जायसवाल जी हैं, नरोत्तम लोधी जी हैं, ठीक है, रितु चौहान जी हैं, प्रमोद यादव जी हैं, बनवारी जी हैं। आप सबसे महीने में 2-2 हज़ार रुपया ऋण लिया करिए। लेकिन क्या आप इसको कह सकते हैं क्या कि ये हमारी आय है, ये हमारी इनकम है? तो आय जो होती है वो आपकी जो आय होती है वो ऋण थोड़ी होता है, या जो ऋण होता है वो आपकी इनकम थोड़ी होती है। ऋण तो भैया ऋण होता है, वो आपको वापस करना है। और आय का मतलब ये होता है कि जो पैसा आपको मिल रहा है उसे आप फिर दोबारा कहीं वापस नहीं करेंगे। लेकिन ऋण में क्या होता है कि आपको वापस करना होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए बताइए। चलिए ठीक है भाई, सबका पढ़ देता हूँ एक बार। तस्नीम खान जी, संजय कुमार जी, राजन सिंह जी, मंजुला शर्मा जी, रितु चौहान जी, रतन जायसवाल जी, अंजू कुमारी जी, संतोष सूर्या जी, राकेश जी, चंद्रजीत यादव जी, संजय जी, सुनीता गुप्ता जी, पुष्पा देवी जी, कुश जी, सुनीता शर्मा जी, राजन जी, अक्षय जी, सर्वेश जी, दिव्या तिवारी जी, फरीन फातिमा जी। इतना तेजी से उत्तर आ रहा है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए वीडियो को। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है? बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि एक फर्म कब अदायगी करती है, मतलब कब वस्तुओं की पूर्ति करती है। अब आज जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होंगे, तो आज आप लोगों को मैं उत्पादन लागत पूरा पढ़ाया हूँ कि सीमांत उत्पादकता क्या होती है, औसत उत्पादकता क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है, औसत लागत क्या होती है। तो वहाँ पे ये बात मैं आपको बता रहा था कि देखिए भैया, अगर किसी फर्म की अदायगी की बात हो रही है, इसका मतलब कि जो फर्म जब वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो जो उत्पादन व्यय है, उत्पादन व्यय है, तो उत्पादन व्यय कब होगा? तभी तो होगा जब पूर्ति कराई जाएगी, अर्थात वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। और वस्तु का उत्पादन कब होता है? जब लोग वस्तुओं की मांग करते हैं। तो जब पहले मांग होती है तभी तो जाके एक उत्पादक उत्पादन करता है, अर्थात पूर्ति करता है। देयर इज नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों द्वारा सेवाओं की मांग से, सेवा की मांग होगी तो भी उत्पादन होगा। लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग की कमी से, जब मांग में कमी आएगी तो फिर क्या होगा? उत्पादन में भी कमी आएगी, अर्थात पूर्ति में भी कमी आएगी। तो ये बात गलत हो जाएगी। जितने लोग भी सी बोलेंगे कि सर 1 और 2 ठीक है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ये रहा कि उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन के कारकों की मांग जो फर्म करती है उससे क्या होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? हम्म, क्या बोल रहे हैं कि उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन के कारकों की मांग जो फर्म करती है। थोड़ा आराम से करिएगा, बच्चों वाला ही प्रश्न है ये। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, देखिए, जब कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उत्पादन के कारकों की मांग जो फर्म करती है वो लोगों की अदायगी का सृजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? जब कोई फर्म उत्पादन करेगा, जब कोई फर्म उत्पादन करेगा तो इसका इजी इजी सा मतलब यही तो हुआ ना कि वो फर्म पूर्ति कर रहा है। और वो फर्म पूर्ति कर रहा है, इसका मतलब कि उस वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में है, उस वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में है। तो लोगों की अदायगी का सृजन नहीं होता है। तो ये तो बात आपकी 100% गलत हो जाएगी। फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है।
ठीक है, फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है। तो ये बात तो आपकी 100% सही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर, सॉरी बी बोल रहे हैं कि सर केवल और केवल 2 सही होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेगुलर क्लास आप लोगों की 7:10 से प्रारंभ हो जाती है। 7:10 पे मैं क्लास लेने आ जाता हूँ। तो जो लोग भी नए हैं 7:10 पे रोज मुझे ज्वाइन करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है कि जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो फर्म को क्या प्राप्त होता है? तो ये भी इजी सी बात है, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इजी सी बात है, देखो समझ लो बात को कि जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, अभी मैं ये बात आपको बता रहा था, आज ही एप्लीकेशन पे बता रहा था, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ लीजिएगा कि कोई फर्म होती है उसकी 2 प्रकार की उत्पादन लागत होती है, एक होती है स्थिर लागत और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागतें वो लागतें होती हैं जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं होता है, जैसे किराया हो गया या श्रमिक को मजदूरी हो गई। और परिवर्तनशील लागतें वो लागतें होती हैं जो उत्पादन में परिवर्तन करती हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न की बात को समझिए, जब आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय किया जाता है तो फर्म को प्राप्त होता है क्या? ये समस्त व्यय के रूप में। अर्थात जो एक कोई फर्म है, अर्थात ये या कोई एक उद्यमी है, जब वो वस्तु का उत्पादन करती है तो वो क्या करती है, उस पर व्यय ही तो करती है ना, समस्त व्यय के रूप में। और जब उससे आय अर्जित करती है तो वो उनका इनकम होता है, आय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, इस प्रश्न को करिएगा जरूर बढ़िया से, कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न को करिएगा जरूर कि यदि कोई फर्म, अब देखिए इसको अगर जो आप कर लेंगे तो हजारों बच्चों से कंपटीशन में आगे चले जाएंगे, नहीं करेंगे तो हजारों बच्चं से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए सेशन आप पूरा जरूर ज्वाइन किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर कि देखिए, पहले देखिए पढ़ लीजिए कि यदि कोई फर्म प्रति वर्ष 100 रुपए मूल्य का उत्पादन करती है, मतलब एक कोई फर्म है वो 100 रुपए की वस्तु का उत्पादन करती है, उसी वर्ष 20 रुपए मध्यवर्ती वस्तु तथा 10 रुपए पूंजी उपभोग पर उपयोग करती है, तो फर्म का सकल मूल्यवर्धित या निवल मूल्यवर्धन क्या होगा? चलिए भाई बताइए। तो प्रति वर्ष उत्पादन कितना हो रहा है? 100 रुपए का, ठीक है। और मध्यवर्ती वस्तु कितना हो गया? 20 रुपए का। मध्यवर्ती वस्तु 20 रुपए का हो गया। पूंजी उपभोग कितना हो गया? पूंजी उपभोग आपका हो गया 10। पूंजी उपभोग आपका 10 हो गया। तो सकल मूल्यवर्धन क्या होता है? इसका फॉर्मूला, सकल, कॉपी पेन पास में रखिए, लिख लीजिए, क्योंकि अभी बहुत आराम से लगेगा कि हाँ सर जी बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिस छूट जाएगा तो आपको 2 घंटे भी दे दिया जाएगा तो पेपर में कर नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए सकल मूल्यवर्धन क्या होता है कि जो आपका उत्पादन है, तो उत्पादन कितने का हो रहा है? 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है, और इसमें से मध्यवर्ती वस्तु कितने की है? वो है 20 रुपए की, 20 रुपए की। तो ऐसी स्थिति में सकल मूल्यवर्धन आपका कितना हो जाएगा? 80 रुपए का हो जाएगा। उसी तरीके से अगर जो हम लोग निवल मूल्यवर्धन निकालें, निवल मूल्यवर्धन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 100 रुपए, अर्थात ये जो आपका उत्पादन मूल्य है, उत्पादन मूल्य कितना है? 100 रुपए है, और उसमें से हम क्या कर देंगे? 20 रुपया माइनस कर देंगे, मध्यवर्ती वस्तु को 20 रुपए माइनस करेंगे,
और फिर इसमें पूंजी पूंजी उपभोग को भी माइनस करेंगे, अर्थात 10 रुपए को माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 70 रुपया। तो एक आ गया 80 रुपया, दूसरा आ गया 70 रुपये। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि किसने सही सही इस प्रश्न का उत्तर किया। ईमानदारी से बताइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हजारों हजार छात्रों से ये प्रश्न आपको आगे कर देगा कंपटीशन में। अगला प्रश्न ये रहा कि अर्थशास्त्र में अविकृत निर्मित वस्तु अथवा अनिर्मित वस्तुओं का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे क्या कहते हैं। अब जैसे देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो इस तरीके से एट रैंडमली उत्पादन नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए कि जूता बनाने वाली कंपनी एडिडास है, तो ये 2025 चल रहा है ना, तो एडिडास उत्पादन करेगा कि हम 2026 में कितना एडिडास का जूता बेच लेंगे, ठीक है। तो वो पूरे एक साल को देख करके एडिडास का जूता बनाएगा। तो इस प्रकार, हाँ पहले आप बताइए, ठीक, क्या बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं माल सूची। जो फर्में होती हैं या जो उद्यमी होता है वो माल सूची निर्धारित करता है, जिसमें वो बताता है कि भैया 2025 में हमको कितनी वस्तु को बेचना है, मान लीजिए एक्स वस्तु को बेचना है। फिर 2026 में वो आएगा तो 2026 में वो वाई वस्तु को बेचेगा। तो ये क्या होगा, वो एक माल सूची तैयार करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। जैसे एडिडास की कंपनी है, तो अब 25 तो बीत रहा है आपका, तो वो 26 के लिए अपनी तैयारी करेगा। इसीलिए देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे अभी सेल लगने वाला है। चूंकि आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। अभी फ्लिपकार्ट पे सेल लगेगा, अभी अमेजन पे सेल लगेगा। तो ये सेल क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि 2025 में जो वस्तुएं उत्पादित की गई थी वो पूरी की पूरी बिक नहीं पाई है। तो सेल लगा करके थोड़ा सा कम कीमत पर इन वस्तुओं को बेच दिया जाए, ताकि इसमें जो उत्पादक की पूंजी लगी है वो पूंजी निकल जाए। और जब ये पूंजी निकल जाएगी तो अगले वर्ष के लिए वो क्या करेगा, नया उत्पादन करेगा। इसीलिए कभी आप शॉपिंग मॉल में जाइएगा कपड़ा खरीदने के लिए, किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाइएगा, कोई अच्छी ब्रांड का कपड़ा खरीदने जाइएगा, तो वहाँ पे जो व्यक्ति होगा वो आपको बताएगा कि सर ये पुराना स्टॉक है और ये सर नया स्टॉक है। पुराने स्टॉक पे 60% का डिस्काउंट है और नए स्टॉक पे 50% का, या नए स्टॉक पे कोई डिस्काउंट नहीं है। आप गए होंगे अगर जो, तो आपने जरूर ये बात महसूस किया होगा। अगला प्रश्न ये रहा कि कोई कह रहा है सर वेस्ट बंगाल का पेपर बड़ा सरल आया था। अरे भाई, तो यूपी में जितने धुरंधर है पढ़ने वाले उतना वेस्ट बंगाल में थोड़ी है। यूपी बिहार वालों जम के मेहनत करिए, क्या पूछा जाए परीक्षा में इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप हमें ईमानदारी से एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह फॉलो कर रहे हैं, और अगर जो आप अपने दिमाग में कोई भ्रांति के कारण गलत नहीं कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, अपने कंसंट्रेशन और फोकस को ठीक रख रहे हैं, तो आप, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ आपको कि यार मैं इतना आप लोगों को कंटेंट देता हूँ, इतना सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, प्रश्न कहाँ से आएगा, सब कुछ मिलेगा। बशर्ते धैर्य बना करके पेपर को दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी जब पेपर को सेट किया जाता है ना, तो एग्जामिनर की टैक्टिस होती है कि वो स्टार्टिंग के 2 4 10 क्वेश्चन को कठिन बना देता है, और वहीं पे 60-70% बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। शुरू के 10 क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गए तो उनको लगता है कि अब हमारा सिलेक्शन कहाँ पे हो जाएगा। फिर वो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब पेपर वो होगा, कब पेपर जमा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं करना है, आपको पूरा पेपर देखना है और आराम से देखना है। 100% मान के चलिए सारी चीजें लगभग आपको यहाँ से मिल जाने वाली हैं। क्या उत्तर आ रही भाई कि जीडीपी की गणना की आय विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योगफल उत्पादन के सभी कार्य की कुल आय के बराबर होता है। यही तो बात होती है ना जीडीपी के अंतर्गत। जीडीपी क्या होती है, किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की जीडीपी कहते हैं, ठीक है। और इसमें मध्यवर्ती वस्तु पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं किया जाता, हमेशा ही अंतिम वस्तुओं की ही बात करते हैं।
सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे कि सर जी केवल और केवल एक सही होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि शुद्ध उत्पादन कर बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको एक स्ट्रेटजी के तहत कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार थियरी पढ़ लेंगे, बहुत सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली आपके सही होने लगेंगे। ठीक है, कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है सिंपल सटीक साधारण भाषा में। एक इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। कंप्लीट आपको नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं दे रहा हूँ सिंपल सटीक साधारण भाषा में। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है टेस्ट। टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी होती है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सब कुछ कवर आपका हो जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहां पे मिल जाएगा। उस कोर्स को आप डायरेक्ट परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट बैच में इनरोल करा दिया जाएगा। या किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इंक्वायरी है, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, 9415863873। ठीक है, ये नंबर है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी, क्या हो गया? हाँ, बी बोल रहे हैं। बी के अलावा कोई और है? नहीं है? बी के अलावा कोई नहीं है। शुद्ध उत्पादन कर किसके बराबर होता है? तो शुद्ध उत्पादन कर बराबर होता है उत्पादन कर और माइनस उपादान। ठीक है, इजी सी बात है, जो सब्सिडी आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि मजदूरी का भुगतान करने के बाद फर्म शेष मूल्यों को किराया, ब्याज एवं लाभ के रूप में वितरित करती हैं, जिसे कहा जाता है। बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? हम्म, हम्म, क्या बोल रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। नहीं सॉरी, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, और जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग अधिशेष, सभी लोग का उत्तर ठीक है। और ऑपरेट कौन करता है? उद्यमी ऑपरेट करता है। और अधिशेष कौन प्राप्त करता है? उद्यमी ही तो प्राप्त करता है ना। तो मजदूरी का भुगतान, एक जो उद्यमी होता है वो मजदूरी का भुगतान करता है। किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो जो श्रमिक रखा है उसके लिए मजदूरी का भुगतान करता है, तथा फर्म के जो भी शेष मूल्य होते हैं, जो किराया होता है या जो ब्याज होता है और जो लाभ होता है, उसके रूप में वितरित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग अधिशेष। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम किसके बराबर होता है? बताइए। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? क्या उत्तर आ रहा है?
बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं, इसमें कुछ सी भी बोल रहे हैं। और कोई? बहुत सुंदर। सी वालों के लिए एक बार थोड़ा सा क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग। तो सी वालों के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर, जितने भी सी बोल रहे हैं सब पाएंगे 0 नंबर इसमें, ठीक है। और जितने भी बी बोल रहे हैं सब बढ़िया नंबर पाएंगे इसमें। तो साधन बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय आय माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कर लीजिए, विचार करके सही कूट का चयन कर दीजिए। चलिए भाई, विचार करके। और मैं सोच रहा हूँ सैटरडे को महामैराथन क्लास लेने के लिए, इस सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का महामैराथन क्लास ले लूँ। और उसमें क्या करा दूं, मैं दो ऑप्शन आप लोग को दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ महामैराथन वाली क्लास में, कि पहली बात तो ये करा दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सबको एक ही वीडियो में कवर करा दूं। लेकिन इस प्रकार के महामैराथन की क्लास को ऑलरेडी हमने करवाया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं उसको मैंने ऑलरेडी कराया। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जितने भी क्लिष्ट प्रश्न आते हैं, या जितने भी मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं, या जितने भी कठिन लेवल के प्रश्न हैं, उसको करवा दिया जाए। तो ये दो ऑप्शन है। आप अपना उत्तर टिक करिए, क्या पहला किया जाए कि दूसरा किया जाए। मेजोरिटी जहां ज्यादा होगी वही कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बताइए नंबर 1 या नंबर 2 कौन सा किया जाए। नंबर 1 में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, लेकिन प्रीवियस ईयर के फिर प्रश्न वो आसान आसान हो जाएंगे, वो मैंने करवाया है ऑलरेडी कई बार। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं क्लिष्ट प्रश्न, जटिल प्रश्न, जो जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं आपके पेपर में, है ना, उसको मॉडरेट और कठिन लेवल के प्रश्न। तो पहला या दूसरा दोनों बता दीजिएगा। हाँ, लाइव ही आऊंगा, लाइव ही आऊंगा, लाइव ही लूंगा भाई। हाँ तो ठीक है, सेकंड करते हैं, लेकिन खूब बढ़िया से आना, तैयारी करके मेहनत से, कि 6 घंटे पढ़ना है, क्योंकि मैं महामैराथन की क्लास लूंगा तो 6 घंटे से कम की नहीं लूंगा, क्योंकि 2 घंटे की तो मैं ऐसे जनरली क्लास ले लेता हूँ। और इकोनॉमिक्स का मजा तभी है जब लंबा पढ़ेंगे, नहीं तो आधा अधूरा पढ़ने का क्या मतलब है। पता चले कि आपने कुछ सेक्शन को टच किया, कुछ सेक्शन को नहीं टच किया। तो टच किया जाएगा तो सबको टच किया जाएगा, जितने भी सेक्शन होते हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन आ रहा है, कुछ कह रहे हैं सर जी फर्स्ट वाला। अच्छा ठीक है, चलिए करवाता हूँ। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है बताओ। तो ठीक है, क्लास पे आइए, हो गई बात। ठीक है, तो चलिए कंसंट्रेट करिए, क्लास पे बहुत हो गई बातें। तो निम्नलिखित कथनों पे आप विचार कर लीजिए, और विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों का जमादार होता है, क्या ये बात सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक जैसे आपके एसबीआई हो गए या अन्य, देखिए जिन बैंकों से आप लेन देन करते हैं वो व्यावसायिक बैंक है। और व्यावसायिक आरबीआई अर्थात हमारे देश का केंद्रीय बैंक क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है, क्योंकि ये व्यावसायिक बैंकों के भी जमा को स्वीकार करते हैं। तो शनिवार को महामैराथन होगा, शनिवार को, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों का जमादार होता है, देयर इज नो डाउट। यह व्यावसायिक बैंकों का
बैंक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, बच्चों वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति और साख सृजन के नियंत्रण के रूप में कार्य कौन करता है? क्लास की टाइमिंग मैं रखूंगा शाम को 6 बजे से लेकर के रात में 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 बजे शुरू करूंगा, फिर 12 बज जाएगा। 5 बजे शुरू करता हूँ, ठीक है। 5 बजे से 11 बजे तक समय लेके आना। 5 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। चल, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी नहीं गायब होऊंगा, रहूंगा जरूर। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो भारत में मुद्रा पूर्ति और साख सृजन के नियंत्रक के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई ही तो करता है। आरबीआई देखता है कि मुद्रा स्फीति बढ़ रही है तो मुद्रा की पूर्ति को कम करता है, और देखता है कि मंदी आ रही है तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। देयर इज नो डाउट। अगला प्रश्न मेरा, अगला प्रश्न कि वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि क्या कहलाती है? क्या होगा? क्या उत्तर आ रहा है कि वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि क्या कहलाता है? तो इजी सी बात है कि जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है? तो जब किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा होती है और उसके अनुरूप वस्तु की पूर्ति कम होती है, तो जब बाजार में वस्तु की मांग ज़्यादा है और वो वस्तु बाजार में कम मौजूद है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो हम कहेंगे कि महंगाई आई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में स्फीति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? सुनिए भाई, की बोल रहे हैं? चलिए, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उत्तरदायी होता है। आपको पता ही है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो आरबीआई, मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ेगा तो इससे मुद्रा स्फीति आ सकती है। तो आरबीआई क्या करता है कि मुद्रा की पूर्ति कम करता है। मुद्रा की पूर्ति कम और ज्यादा करने के लिए वो क्या करता है? मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए वो बैंक दर को बढ़ाता है, रेपो रेट को बढ़ाता है, बहुत सारे कार्य करता है। मात्रात्मक और परिणात्मक दो विधियों को अपनाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में वैधानिक रूप से निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अंतर्गत आता है? वैधानिक रूप से मुद्रा क्या है भारत में? क्या उत्तर होगा? वैधानिक रूप से इसमें से कौन मुद्रा होगा? जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, और आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होता है। और मुद्रा में क्या आएगा? मुद्रा में क्या आएगा? हम्म तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी गलती हो रही है भाई। ए, ए, ए बोलिए। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। मुद्रा में नोट और सिक्के आते हैं, अनाज मुद्रा थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मांग जमा का मतलब क्या होता है बताइए? अगर जो आप थियरी नहीं पढ़े हैं तो मांग जमा कैसे समझेंगे? थियरी नहीं पढ़े हैं तो मांग जमा कैसे समझेंगे? एक बार सभी लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी है, आप नहीं करोगे लाइक, आप नहीं करोगे शेयर, तो फिर करेगा कौन? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
सभी लोग बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि मांग जमा वह जमा होता है जो बैंक में साधारण रूप से जमा होता है, जिसे आप जब चाहें तब बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मांग जमा ऐसी जमा होती है जिसे आप रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मांग जमा का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा जमा जिसका प्रयोग आप रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, अर्थात जब चाहे तब इसे आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बैंकों में साधारण रूप से जमा धन, जैसे आप लोगों ने किया होगा ना थोड़ा बहुत, किसी ने 20,000 किया होगा, किसी ने 50,000 किया होगा, किसी ने 1 लाख किया होगा, किसी ने 10 लाख किया होगा, किसी ने 20 लाख भी किया होगा। क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है? बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है भाई? हम्म, बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो भैया, जो बैंक होते हैं उनके पास कोई अपना पैसा नहीं होता है, वो जनता के ही जमा को स्वीकार करते हैं और उसी से साख का सृजन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए ले जा करके आपने एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो आप उसी पैसे से वो साख का सृजन करेंगे और उसकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जमा करता एवं कर्जदारों को क्रमशः दिए दिए एवं लिए गए ब्याज का अंतर होता है। इजी सी बात है भाई कि जो बैंक होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई में शाखा है, आपने एसबीआई में अपना खाता खोला है और आपने एसबीआई में ले जा करके 2 लाख रुपये जमा कर दिया और आपने कहा कि हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, हम 5 साल बाद लेके जाएंगे। अब आपके इसी 2 लाख रुपए को वो किसी तीसरे को क्या कर देगा? उधार दे देगा, ऋण देगा और उस पर मोटा ब्याज वसूल लेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इस मुद्रा की वैल्यू को वो बढ़ा देगा, अर्थात साख का सृजन कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अगला। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है भाई? कार्यशील पूंजी क्या होता है? कोई कह रहा है 20 लाख बहुत ज्यादा होता है। देखो एक बात बताएं, आपको अगर जो अपनी पूरी जिंदगी को सरवाइव करनी है ना, तो आपको करोड़ों रुपए कमाने पड़ेंगे। ठीक है, पूरी जिंदगी को सरवाइव करनी है ठीक तरीके से, मिडिल क्लास होकर के भी, तो भी आपको करोड़ों रुपए कमाने पड़ेंगे। नहीं कमाएंगे तो फिर अपनी इच्छाओं को मारते हुए फिरेंगे और कुछ नहीं होगा। और कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खूब प्रयास करना होगा, खूब मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के जिंदगी में थोड़ी मिलता है कुछ, मेहनत तो करना पड़ता है भाई। क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। तो कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो उत्पादन के कार्यों में लगे रहने वाली आवश्यक पूंजी होती है। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जो उत्पादन में लगती है, अर्थात उत्पादन पर व्यय हुआ है, लेकिन जब ये वस्तुएं मार्केट में बिकेंगी तो इससे आय भी अर्जित होगा। ऑप्शन नंबर डी अगला। ऋणाधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋणाधार का मतलब क्या होता है बताइए? ऋणाधार ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो ऋणाधार का मतलब क्या होता है? तो ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, मतलब जिसने ऋण लिया है। ठीक है, तो ऋणाधार के संदर्भ में पहली बात तो यह है कि ऋणाधार ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक क्या है? कर्जदार है। दूसरा, ऋणाधार का मौद्रिक मूल्य प्रायः ऋण के मूल्य से ज्यादा होता है। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि आपको ब्याज भी तो देना होता है ना, आपको क्या करना होता है? ब्याज भी देना होता है। तो जितना आपने ऋण लिया है उससे पैसा तो उससे तो ज्यादा आपको वापस करना ही होगा। इजी सी बात है, बात समझ में आई? फिर आगे देखते हैं कि ऋण न लौटाने की स्थिति में लेनदार इसे बेच सकता है। बात तो भाई 100% ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं,
सभी लोग का उत्तर ठीक है, बच्चों वाली बात है। अगला, ऋण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। ऋण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ऋण की शर्तें प्रत्येक क्षेत्र के लिए समान होती है। नहीं भैया, अगर जो आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपसे पूछेगा आप किस लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि हमको कृषि के लिए ऋण चाहिए। तो जब कृषि के लिए ऋण मांगेंगे तो उस पर ब्याज दर कम लगेगा। वहीं अगर जो आप ऋण लेने बैंक जाएंगे और कहेंगे कि हमको होटल खोलना है, तो होटल के लिए आपको ब्याज दर ज्यादा देना होगा। कृषि के लिए ऋण ले रहे हैं तो ब्याज दर कम देना होगा। होटल खोलना है या कोई व्यवसाय करना है उसके लिए ऋण लेंगे तो उसके लिए ब्याज आपको ज्यादा देना होगा। सो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी। कर्ज की शर्त उधारदाता और कर्जदाता की प्रकृति पे निर्भर करती है। वही तो मैं बता रहा था कि व्यवसाय के लिए कर्ज लेंगे तो ज्यादा ऋण देना होगा, कृषि के लिए कर लेंगे तो कम ऋण देना होगा। सो ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल दूसरा सही है। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए और मजा कितना आया ये भी बताइएगा। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है, सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में। अलग अलग बैच हैं और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ ताकि इजिली तरीके से चीजों को आप समझ पाएं। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो इस बात को समझ पाते हैं कि आप गलत कहाँ पे कर रहे हैं, आप गलत क्यों कर रहे हैं, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर लीजिएगा। और अगर जो आप कोर्स वहां से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट बैच में ऐड करा दिया जाएगा। या किसी भी इंक्वायरी के लिए, आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सभी बैच मिल जाएंगे आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में टीआरई 4.0, 5.0, बिहार में सेट बेट, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, झारखंड में जेट का भी बैच आपको मिल जाएगा। DSSS भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार।